हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज की क्लास में बात कर रहे थे हम मानव पाचन तंत्र और मानव पाचन तंत्र में होने वाली पाचन प्रक्रियाओं के बारे में। तो आज जहां हमने बात खत्म की थी वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, मानव पाचन तंत्र के तीसरे चरण में बात की थी हमने गृहिणी के अंदर होने वाली पाचन से संबंधित प्रक्रियाओं की, और उसे हमने दो भागों में बांटा था, एक तैयारी की अवस्था और एक पाचन की अवस्था। तैयारी अवस्था की हम संपूर्ण बात कर चुके थे, थोड़ा सा उसे रिपीट करता हूँ। गृहिणी में जैसे ही अर्ध तरल भोजन कायम प्रवेश करता है तो कायम के प्रवेश करने से गृहिणी को अम्लीय कायम की जो उद्दीपन मिलती है, उस उद्दीपन से 3 हार्मोन स्रावित होते हैं, सिक्रिटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन और एंटेरोगैस्ट्रिन, और साथ में एक एंजाइम स्रावित होता है इस गृहिणी की भित्ति से, एंटेरोकाइनेज, और ये तैयारी करते हैं पाचन प्रक्रियाओं की। इतनी बात हम कर चुके थे। तो आगे बात करेंगे हम गृहिणी और छोटी आंत में होने वाली पाचन प्रक्रियाओं की। यहाँ एक ज़रूरी बात आपको बता देता हूँ। किसी स्टूडेंट ने मुझे पर्सनली मैसेज करके एक बात पूछी कि सर, आपने जो इतनी डिटेल में ये एंजाइमेटिक रिएक्शंस समझाई हैं, इतनी 10th लेवल पे नहीं है। तो मैं आपको ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, आप ही की बुक के अंदर राजस्थान बोर्ड की बुक में एक टेबल दी हुई है पूरी, और वो टेबल जो है उससे ये सारे एंजाइम और रिएक्शंस आती हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो इसे हमें छोड़ना नहीं है, ये आप क्लियर कर लीजिए। दूसरी बात, जो साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, तैयारी की इस अवस्था में सिक्रिटिन जो हार्मोन है, ये इस आमाशय में होने वाले अम्लीय जठररस के स्राव को रोकता है। एंटेरोकाइनेज यहाँ होने वाली इस पाइलोरी कपाट के खुलने की प्रक्रिया को रोक देता है, अर्थात पाइलोरी कपाट को बंद कर देता है। इसके साथ ही सिक्रिटिन जो है वो यकृत और अग्नाशय को पित्तरस और अग्नाशय रस स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है, और कोलेसिस्टोकाइनिन इस पित्ताशय को संकुचित करता है, जिससे यहाँ से पित्तरस आएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर पाचन की प्रक्रिया की शुरुआत कैसे प्रारंभ होती है। कोलेसिस्टोकाइनिन जो है वो इस पित्ताशय को प्रेरित करेगा संकुचन के लिए, यानी कि पित्ताशय में संकुचन प्रेरित करेगा, और जैसे ही पित्ताशय संकुचित होगा, पित्ताशय से पित्तरस निकल के इस पित्तवाहिनी के माध्यम से यहाँ आएगा और अग्नाशय को प्रेरित करेगा अग्नाशय रस स्राव के लिए, तो अग्नाशय रस इधर आएगा। इन दोनों रसों के मिलने से यहाँ पर पित्त रस और अग्नाशय रस मिल जाएंगे, और वो इस सामान्य पित्त वाहिनी के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, और यहाँ ओडी की जो अवरोधनी है उसे भी ये सीसी के जो है ये कर देगा शिथिल, जिससे ये खुल जाएगी, और पित्ताशय से और अग्नाशय से आने वाले ये रस जो हैं ये गृहिणी में पहुँचते हैं, और यहाँ प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो देखिए, अग्नाशय जो रस है, अग्नाशय रस के लिए हमने बात की थी कि अग्नाशय रस एक संपूर्ण पाचक रस है, अर्थात अग्नाशय रस में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक अम्ल, इन सभी के पाचन के लिए एंजाइम पाए जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इस प्रक्रिया की शुरुआत कैसे होती है। अग्नाशय रस में उपस्थित एक एंजाइम ट्रिप्सिन निष्क्रिय स्वरूप में होता है, और इसके निष्क्रिय स्वरूप को कहते हैं ट्रिप्सिनोजन। तो यहाँ इस अग्नाशय रस में प्रोटीन पाचन के लिए पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन अपने निष्क्रिय स्वरूप ट्रिप्सिनोजन के रूप में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इस ट्रिप्सिनोजन की जो क्रिया है वो यहाँ गृहिणी में स्रावित इस एंजाइम एंटेरोकाइनेज को सीधा एसी लिख देता हूँ एक बार। एंटेरोकाइनेज से क्रिया होती है और ये बदल जाता है सीधा ट्रिप्सिन में, और जैसे ही ट्रिप्सिन में बदलता है, ये ट्रिप्सिन जो है ये एक्टिव फॉर्म है इस एंजाइम की। तो देखिए, दोबारा क्या होता है, अग्नाशय रस में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन पाया जाता है,
जो इस ओडी की अवरोधनी के खुलने से ग्रहणी में पहुंचता है, लेकिन ये अपनी इनएक्टिव निष्क्रिय अवस्था ट्रिप्सिनोजन के रूप में होता है। ट्रिप्सिनोजन ग्रहणी में उपस्थित इस एंजाइम एंटेरोकाइनेज से क्रिया करता है और क्रिया करके ट्रिप्सिन में बदलता है और इसका सक्रिय स्वरूप सामने आता है ट्रिप्सिन। अब देखिए ये ट्रिप्सिन क्या करता है। ट्रिप्सिन एक तरीके से इस क्रिया का ऑन बटन है। देखिए मैंने पहले भी एक बात कही थी, ये एंटेरोकाइनेज एंजाइम जो है वो ग्रहणी के अंदर पाचन की प्रक्रिया का ऑन बटन है, यानी कि ये इस क्रिया का ऑन बटन है और एक्टिव ट्रिप्सिन का बनना इस क्रिया के प्रारंभ का संकेत है। अब कैसे होता है देखिए, यहाँ प्रोटीन के पाचन के लिए कुछ और एंजाइम पाए जाते हैं जैसे काइमोट्रिप्सिन, लेकिन ये काइमोट्रिप्सिन भी अपने निष्क्रिय स्वरूप में पाया जाता है काइमोट्रिप्सिनोजन। दूसरा एंजाइम होता है कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये भी अपने निष्क्रिय स्वरूप में होता है और इसका निष्क्रिय स्वरूप होता है प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज। इसके अलावा प्रोटीन के बने हुए इलास्टिन तंतुओं को पचाने के लिए इलेस्टस एंजाइम पाया जाता है और ये भी अपने निष्क्रिय स्वरूप में होता है और इसका निष्क्रिय स्वरूप है प्रोइलेस्टस। ये तीनों ही प्रोटीन पाचक एंजाइम हैं और पाए जाते हैं ये अपने निष्क्रिय स्वरूप में, और निष्क्रिय स्वरूप में पाए जाते हैं तो इनको सक्रिय करने का काम करता है ये ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन इन तीनों एंजाइमों को सक्रिय करने के लिए भूमिका निभाता है। देखिए पहले ट्रिप्सिन खुद सक्रिय हुआ है और फिर इसने औरों को सक्रिय किया है और इससे सक्रिय एंजाइम बनते हैं। देखिए काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज और इलेस्टस, ये तीनों एंजाइम एक्टिव हो गए। देखिए ये इनकी इनएक्टिव फॉर्म थी और ये इसकी एक्टिव फॉर्म है, सक्रिय स्थिति है। अब आगे ये प्रक्रिया कैसे होगी देखिए, ये प्रोटीन पाचक एंजाइम हैं, अपनी प्रक्रिया इन्होंने स्टार्ट कर दी है, एक्टिव हो गए हैं। अब यहाँ एक चीज़ पे आइए, इधर से अम्लीय काइम आया था, धीरे धीरे वो न्यूट्रल हो रहा है, साथ में पैरेलल ये क्रिया चल रही है। तो जब ये न्यूट्रल अवस्था यहाँ इस ग्रहणी में पाई जाती है उसी समय ये प्रोटीन का पाचन स्टार्ट कर देते हैं और प्रोटीन के पाचन के लिए हमें वापस एक बार आमाशय पर जाना पड़ेगा। देखिए आमाशय के अंदर पेप्सिन एंजाइम ने प्रोटीन का पाचन किया था और वहाँ प्रोटीन को पेप्टोन्स, पेप्टियोड और पॉलीपेप्टाइड में बदला था और वो ही यहाँ पर इस प्रक्रिया को आगे स्टार्ट रखते हैं। पेप्टोस, पेंटिडियोस और पॉलीपेप्टाइड ये क्रिया करते हैं ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन के साथ और ये क्रिया होती है लगभग 7 pH यानी कि न्यूट्रल मीडियम पर होती है, उदासीन मध्य में। और यहाँ पर ये पेंटोस, पेप्टिडियोज और पॉलीपेप्टाइड जो हैं ये बदल जाते हैं डाईपेप्टाइड में और छोटे पॉलीपेप्टाइड में। ये प्रक्रिया हो गई। अब देखिए दूसरा एंजाइम यहाँ पर अपना कार्य करेगा और वो है प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज के एक्टिव होने से बना कार्बोक्सी पेप्टिडेज। ये एंजाइम अपना कार्य करेगा, कार्बोक्सी पेप्टिडेज अपना कार्य करेगा और ये बनाएगा एमिनो अम्ल और डाई पेप्टाइड, ये दोनों बनेंगे और इस प्रकार से प्रोटीन का पाचन संपूर्ण हो जाएगा। प्रोटीन के पाचन की प्रक्रिया को मैं एक बार रिपीट करता हूँ। प्रोटीन का पाचन स्टार्ट होता है आमाशय में। आमाशय में पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पाचन के बाद में बनाता है पेप्टोन्स, पेप्टिडियोज और पॉलीपेप्टाइड में। अब वो स्वरूप यहाँ से काइम के साथ इधर आएगा तो प्रक्रिया आगे ही चलेगी। ये पेंटोस, पेप्टिडियोज और पॉलीपेप्टाइड यहाँ ग्रहणी के अंदर ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम से क्रिया करते हैं लगभग उदासीन pH पर और इससे डाईपेप्टाइड और छोटे पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं
और ये कार्बोक्सी पेप्टिडेज से वापस क्रिया करते हैं और बना देते हैं एमिनो अम्ल और डाइपेप्टाइड, और इस प्रकार से गृहिणी में ये प्रोटीन पाचन की प्रक्रिया संपूर्ण हो जाती है। प्रोटीन का पाचन संपूर्ण हो गया है। दूसरा जो पाचन यहाँ होना है वो पाचन होता है वसा का, और वसा के पाचन के लिए एक विशेष बात है देखिए, और वो है वसा के पाचन के लिए पहले वसा को तैयार करना होता है पाचन के लिए, और उस तैयार करने की प्रक्रिया को कहते हैं वसा का पाइसीकरण। और इस पाइसीकरण की प्रक्रिया में देखिए क्या होता है, वसा की बड़ी यानी वृहद जो गोलिकाएं हैं, बूंदे हैं, उनको छोटी और सरल बूंदों में बदलना होता है, और इसका कार्य जो है वो करता है मनुष्य के अंदर पित्त लवण या पित्त रस। पित्त रस के द्वारा ये वसा के पाइसीकरण का कार्य संपूर्ण किया जाता है, और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि पित्त रस एक तरीके से प्राकृतिक अपमार्जक की तरह कार्य करता है। प्राकृतिक अपमार्जक की तरह कैसे कार्य करेगा उसे समझिए। ये वसा की एक बड़ी बूंद है, वसा की इस बड़ी बूंद को पित्त रस के अणु घेर लेंगे, और पित्त रस के अणुओं की संरचना बिल्कुल अपमार्जक की तरह होती है। पित्त रस के अणु में एक सिरा होता है ध्रुवीय और दूसरा सिरा होता है अध्रुवीय, और अध्रुवीय जो सिरा है वो वसा विलेय होता है और ध्रुवीय सिरा जल विलेय होता है। तो जो अध्रुवीय सिरा है वो सिरा इस वसा की गोलिका के अंदर धंस जाएगा, इस तरीके से धंस जाएगा। अब इस गृहिणी के अंदर होने वाली इस मंथन की जो कर्माकुंचन की गति है, उस गति के कारण से ये तेजी से हिलेंगे, और हिलने के कारण से यहाँ पर ये जो वसा की बूंद है, ये बूंद छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। जितने ये अणु होंगे उतने ही टुकड़ों में वसा की बूंद टूट जाएगी। तो देखिए वृहद वसा की बूंदों के साथ पित्त रस के जो अणु हैं वो जुड़ते हैं, जुड़कर इसका मंथन होता है, जिससे वसा की छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं, और इसे कहते हैं वसा का पाइसीकरण। अब वसा पाचन के लिए तैयार है, और वसा का ये जो स्वरूप है पाइसीकृत, इस पाइसीकृत वसा के स्वरूप के साथ क्रिया करता है वसा के पाचन का एंजाइम लाइपेज, और ये आंत्र में पाया जाता है, तो इसे कई बार लिखा हुआ मिलेगा आपको आंत्रीय लाइपेज, यानी इंटेस्टाइनल लाइपेज कहते हैं इसे। आंत्रीय लाइपेज क्रिया करेगा, और आंत्रीय लाइपेज क्रिया के पश्चात बनाएगा यहाँ पर ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल, और इस प्रकार से ये वसा का पाचन भी संपूर्ण होगा। देखिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वसा के पाचन के लिए पहले वसा को पाचन हेतु तैयार किया जाता है, जिसे कहते हैं वसा का पाइसीकरण। ये कार्य किया जाता है पित्त रस के द्वारा। पित्त रस एक प्राकृतिक अपमार्जक होता है, और वो वसा के साथ बिल्कुल वैसे ही क्रिया करता है जैसे कपड़े धोने के समय अपमार्जक मैल के साथ करता है। वसा की बड़ी गोलिका या बड़ी बूंदों के साथ ये पित्त रस के अणु इस प्रकार से जुड़ जाते हैं, यानी इनका अध्रुवीय सिरा वसा की बूंद के साथ जुड़ेगा, और वसा की जो बूंद है वो छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी, और छोटे टुकड़ों में टूटेगी तो इस स्वरूप को कहा जाता है पाइसीकृत वसा। अब ये पाइसीकृत वसा जो है ये पाचन के लिए तैयार है। इस पाइसीकृत वसा की क्रिया होगी आंत्रीय लाइपेज के साथ, और आंत्रीय लाइपेज इसे ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल में बदल देगा, और वसा को ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। पहले मैंने इसके बारे में बताया है, ट्राइग्लिसराइड इसलिए कहते हैं एक ग्लिसरॉल के साथ 3 वसीय अम्ल के अणु जुड़कर वसा का एक अणु बनाते हैं। अब देखिए हमारे 2 पाचन हो चुके हैं, प्रोटीन और वसा का। तीसरा पाचन होता है यहाँ आंत्र के अंदर कार्बोहाइड्रेट का। और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का प्रथम पाचन जो है वो मुख गुहा में हो चुका था टाइलिन एंजाइम से, और वहाँ पर टाइलिन एंजाइम से क्रिया से कार्बोहाइड्रेट को बदला गया था डाइसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड में। और अब जो आगे पाचन होगा वो इन डाइसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड का होगा, क्योंकि आमाशय में तो कार्बोहाइड्रेट से किसी भी प्रकार का पाचन नहीं हुआ था। तो यहाँ पाचन के पश्चात कार्बोहाइड्रेट का पाचन वापस यहाँ
ग्रहणी वाले भाग में ही होता है। देखते हैं, देखिए सुक्रोज का पाचन होने के लिए यहाँ पर पाया जाता है सुक्रेज एंजाइम। देखिए ये इस आंतरीय पाचन की सबसे खास बात है, यहाँ प्रत्येक कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम पाया जाता है। सुक्रोज जो है इसके पाचन के लिए सुक्रेज एंजाइम पाया जाता है और ये क्रिया होती है pH 8.5 पर। अब यहाँ एक बात और थोड़ी सी ठीक कर लीजिए, जैसे ही इधर से काइम आया था, अम्लीय था, वो धीरे धीरे उदासीन हो रहा था। उस समय लगभग उदासीन की प्रक्रिया थी, उसी समय प्रोटीन का पाचन हो गया, वसा का हो गया। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन वापस जब माध्यम क्षारीय बनेगा तब भी होगा, क्योंकि मुख में भी माध्यम क्षारीय में हुई थी क्रिया, यहाँ भी क्षारीय में होगी। तो धीरे धीरे जैसे वो 7 से आगे बढ़ती है, pH 8.5 होती है, उस पर ये सुक्रेज एंजाइम सक्रिय होता है, सुक्रोज के साथ क्रिया करता है और ग्लूकोज व फ्रक्टोज बना देता है। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, सुक्रोज जो है वो हमें चीनी से, मीठे से प्राप्त होने वाली कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा जिस डाइसैकेराइड का यहाँ पर पाचन होता है वो है माल्टोज, और माल्टोज के पाचन के लिए आंत्र में पाया जाता है माल्टेज एंजाइम, और ये माल्टेज भी लगभग 8.5 pH पर ही कार्य करता है और माल्टेज के द्वारा माल्टोज का पाचन होता है और इससे बनता है ग्लूकोज। देखिए ये पूर्णतः ग्लूकोज का डाइसैकेराइड है और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ही बनता है यहाँ पर। तो ऊपर वाले से तुलना करेंगे तो आपको एक चीज़ और समझ में आएगी, सुक्रोज जो है वो मीठे की कार्बोहाइड्रेट है या डाइसैकेराइड है। सुक्रोज देखिए मीठे की डाइसैकेराइड है और इसमें एक है ग्लूकोज, एक है फ्रक्टोज, ये मोनोसैकेराइड बनते हैं। माल्टोज जो है ये अनाज की डाइसैकेराइड है, इसमें ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्राप्त होता है, अर्थात चीनी में और अनाज में मीठे का जो फर्क है वो इस फ्रक्टोज के कारण से है। नेक्स्ट बात करते हैं लैक्टेस एंजाइम की, और लैक्टेस जो एंजाइम है वो लैक्टोज शर्करा को पचाने का कार्य करता है, और लैक्टोज जो होती है ये उपस्थित होती है दूध में, और यहाँ पर लैक्टेस से 2 मोनोसैकेराइड बनते हैं पाचन से, एक बनता है ग्लूकोज और दूसरा बनता है साथ में गैलेक्टोज। तो यहाँ पर भी एक बात और आपको विशेष दिखाई देगी कि दूध के अंदर पाई जाने वाली जो कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड इकाई है वो गैलेक्टोज दूध में ही पाई जाती है, और मीठे कार्बोहाइड्रेट जिनको शर्करा कहा जाता है उनके मीठे होने का कारण है फ्रक्टोज, और जो फीके होते हैं स्वाद में अनाज उनके अंदर ग्लूकोज ही पाई जाती है, यानी ग्लूकोज का कोई स्वाद नहीं होता है, फ्रक्टोज का मीठा स्वाद होता है जिसके कारण से चीनी मीठी होती है। और दूध के अंदर पाई जाने वाली मीठी मोनोसैकेराइड इकाई है वो होती है गैलेक्टोज। अब एक ओलिगोसैकेराइड इकाई है, इसका भी मैंने यहाँ इस बोलस के साथ आपसे जिक्र किया था, वो है अल्फा डेक्स्ट्रीन, और अल्फा डेक्स्ट्रीन जो होती है वो ओलिगोसैकेराइड है। इसी के लिए मैंने स्पेशली उदाहरण से आपको बताया था ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड का उदाहरण बताया था आपको अल्फा सीमित डेक्स्ट्रीन, और ये जो तीनों हैं ये होते हैं डाइसैकेराइड। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज ये हैं डाइसैकेराइड और डेक्स्ट्रीन है ओलिगोसैकेराइड। इस ओलिगोसैकेराइड के पाचन के लिए यहाँ पर अल्फा डेक्स्ट्रीनेज एंजाइम पाया जाता है। ये भी pH 8.5 पर क्रिया करता है, और 8.5 पर क्रिया करके ये भी बनाता है ग्लूकोज, यानी अल्फा डेक्स्ट्रीनेज जो है ये भी ग्लूकोज का ओलिगोसैकेराइड है। इसके भी मोनोसैकेराइड इकाइयाँ ग्लूकोज ही होती हैं। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन पूर्ण हो गया है। इसके पश्चात पाचन की प्रक्रिया में केवल एक घटक बचता है, न्यूक्लिक अम्ल, और न्यूक्लिक अम्लों के पाचन के लिए एक विशेष एंजाइम पाया जाता है, न्यूक्लिएज एंजाइम। और न्यूक्लिएज जो एंजाइम है ये भी यहाँ पर pH 8.5 पर कार्य करते हैं, और
न्यूक्लिक अम्ल की मोनोमर इकाई एकलक इकाई होती है न्यूक्लियोटाइड। उस न्यूक्लियोटाइड को भी टुकड़ों में तोड़ देता है और इससे बनते हैं, देखिए, 5 कार्बन की शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारक और फास्फेट समूह। यानी कि पूरे के पूरे न्यूक्लिक अम्ल को उसकी छोटी से छोटी जो यूनिट होती है उसमें तोड़ देता है। 5 कार्बन शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारक और फास्फेट समूह। यहाँ पर इस न्यूक्लियेजेज एंजाइम के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात याद रखें। न्यूक्लियेजेज जो एंजाइम है उसको क्रियाविधि के तरीके के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है, एक्सोन्यूक्लियेज और एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। एक्सोन्यूक्लियेज न्यूक्लिक अम्ल को किनारों से काटते हैं और एंडोन्यूक्लियेज उसे बीच में से काटने का कार्य करता है। इसके साथ ही देखिए, न्यूक्लियेज जो एंजाइम है उसमें एक और प्रकार का वर्गीकरण पाया जाता है। जो न्यूक्लिक अम्लों की सबसे छोटी मोनोमर इकाई न्यूक्लियोटाइड पर क्रिया करता है उसे कहा जाता है न्यूक्लियोटाइडेज। और उससे भी छोटी, जिसको कि उसकी यूनिट नहीं कह सकते, छोटी इकाई है न्यूक्लियोसाइड। उस न्यूक्लियोसाइड पर क्रिया करने वाले एंजाइम को कहा जाता है न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम। इस प्रकार से देखा जाए तो न्यूक्लियेज जो एंजाइम है ये एंजाइम नहीं होकर ग्रुप ऑफ एंजाइम है, एंजाइमों का समूह है, जिसमें एक्सोन्यूक्लियोज, एंडोन्यूक्लियेज, न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज, इस प्रकार से 5 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। भोजन जो होता है उसका स्वरूप बदलता है क्योंकि भोजन के अंदर ये तरल एंजाइम और श्लेष्मा मिलता जाता है। भोजन यहाँ पूर्णतः तरल अवस्था में आ जाता है और भोजन के इस तरल स्वरूप को कहा जाता है काइल।